आज समाज के अंदर जो सबसे ज्वलंत विषय है, जो सबसे खतरनाक विषय है, वो ये है कि समाज के अंदर विवाद बढ़ रहा है। विवाद मतलब संपत्ति का विवाद बढ़ रहा है। अभी तक सिर्फ इतना था कि भाई भाई आपस में झगड़ा करते थे, अब बहनें भी आकर के आपस में झगड़ा कर रही हैं। और ये जो मौजूदा स्थिति है, जो मौजूदा परिस्थिति है, जो मौजूदा कंडीशन है, जो पैदा हुई है सोसाइटी के अंदर, जो पैदा हुई है, वो भ्रम के कारण पैदा हुई है। आखिर इस बात को कहीं ना कहीं जाकर के डिसाइड करना पड़ेगा, इस बात को कहीं ना कहीं जाकर के क्लियर करना पड़ेगा कि जो संपत्तियां हैं, जो पिता की संपत्ति है, उस पर किसका किसका राइट होगा। क्योंकि अगर हम अंग्रेजी परंपरा से जाएंगे, चाचा मेकाले की परंपरा से जाएंगे, तो पिता की संपत्ति में ही दोनों का अधिकार होगा। जो बच्चे हैं, उनकी लड़की हो या लड़का हो, वो उनका अधिकार होगा। पर यदि हम भारतीय परंपरा के हिसाब से जाएंगे तो पति की संपत्ति पे पत्नी का अधिकार होगा और पत्नी के न रहने पर उसकी आने वाली संतानों का अधिकार होगा। पर आजकल देखने में ये आ रहा है कि जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय कल्चर है, वो सिर्फ कहने के लिए कल्चर रह गया है। उस कल्चर को पॉलिटिकल तरीके से हैंडल किया जा रहा है। राजनीतिक सत्ताएं इस चीज़ को हैंडल कर रही हैं। इस बात को हम समझ सकते हैं कि चाणक्य ने क्यों इस स्थिति को रोक दिया था कि राजा किसी भी हालत में सामाजिक क्षेत्र में इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि चाणक्य को ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि चाणक्य एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे, तो उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर राजा सामाजिक क्षेत्र में इन्वॉल्व होगा तो उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। ये उसको अंदाज़ा श्योर रहा होगा। श्योर इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो परिस्थितियाँ अभी देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से समाज में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही है, उस तरीके से समाज में विवाद पैदा हो रहा है। मतलब कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं। जैसे एक बात कन्फर्म थी कि जो भी संपत्ति है वो पति की जो भी है, मतलब एक इंसान की संपत्ति है, तो उसके न रहने पर या रहने पे उसकी संपत्ति की जो शेयर होल्डर है उसकी पत्नी है, न रहने पे उसके संपत्ति की जो मालकिन है वो पत्नी है, उसके न रहने पे उसके बच्चे उस संपत्ति के वारिस हैं। पर अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें देखने को एकदम अलग मिल रहा है। जो मौजूदा हालात हैं उसमें देखने को क्या मिल रहा है कि पिता की संपत्ति पे दोनों बच्चों का राइट है। जब दोनों बच्चों का राइट पिता की संपत्ति पे है, पत्नी का राइट पति की संपत्ति पे नहीं है, सिर्फ वो गुजारा भत्ता ले सकती है। पर ये चीज़ हमारी सभ्यता में नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? हम परंपरागत तरीके से ऐसी सोच के लोग हैं जिसमें पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। ये हमारी सभ्यता है। और हमने जो भी सरकार बनाई है, सरकार की जो संविधान की प्रस्तावना है, वो हमारे मूल्यों की रक्षा का वचन देती है, वो हमारे मूल्यों की हिफाजत का वचन देती है। तो हमारे मूल्य ही यही हैं। हमारे मूल्य क्या हैं कि हम जो भी संपत्ति होगी वो हम अपने बेटे को देते हैं। हमारे पिता की संपत्ति हमारी है। वो बात की बात है कि हम अपने बहनों को कितना पैसा दे दें, वो पैसा संपत्ति से ज़्यादा है या कम है, वो एक अलग मैटर है। बहन की शादी के ऊपर खर्च करने के लिए भाई कितना कर्ज के नीचे आ गया या सारा कुछ बहन को चला गया, रियल इस्टेट के नाम पर कुछ नहीं है, ये चीज़ आप बोल नहीं सकते, क्योंकि ये एक परंपरा है। तो अगर एक चीज़ पैदा होगा तो समाज के अंदर विभेद पैदा होगा, समाज अपने अंत की ओर आगे बढ़ेगा। और रियल में अगर ये चीज़ देखने को अगर हम चाहें तो हम महानगरों के अंदर इस बात को देख सकते हैं। जो लोग मतलब एक दो पीढ़ी से इस चीज़ में प्रभावित हैं, ये हम देखने के लिए पाएंगे कि भाई बहन का वो प्यार, वो प्रेम या रिश्तों का वो महत्व उनके अंदर नहीं है जो आज से एक जनरेशन पहले था। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रिश्तों वाली प्रजाति ही ख़त्म हो रही है। मानवता में, सनातन सभ्यता में जो रिश्तों को संभालने वाली प्रजाति थी वो समाप्त हो रही है। हम प्रजाति का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक अलग सोच के लोग थे, वो एक अलग स्थिति के लोग थे जो इस स्थिति को कायम किए हुए थे। वो अभी नहीं है, अभी वाकई वो नहीं है। और जो नए बच्चे हैं उनमें संपत्ति का लालच है, भाई को लालच है कि बहन संपत्ति दे दे। मतलब ये लालच का सब्जेक्ट है। और सभी मतलब अपना अपना काम देख रहे हैं। दुनिया अपने अपने हिसाब से जी रही है और हर आदमी संपत्ति का शेयर होल्डर है। और इस चीज़ को लेकर के विवाद कैसे पनप रहा है? जब हमारा कल्चर ये है कि पत्नी का अधिकार पति की संपत्ति पे होगा, तो पति गुजारा भत्ता क्यों देगा? गुजारा भत्ता एक अलग मैटर होता है कि आप रोलिंग इनकम कर रहे हो, तो रोलिंग इनकम के अनुसार अगर आप कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ डिवोर्स का सिस्टम नहीं है कल्चर में, तो अगर ऐसा हुआ तो आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, वो एक अलग मैटर हो गया। पर आपकी संपत्ति पे उसका अधिकार क्यों नहीं होगा? आखिर आपने शादी की, शादी के हिसाब से जो भी जो हमारा कल्चर है, जो हमारी परंपराएं हैं, हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप कानून नहीं मानते, आप संविधान नहीं मानते। संविधान एक राजनीतिक लेख है, एक राजनीतिक लेख है जिसको हम अपनी ज़रूरतों को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लिखते हैं। और हमारी संविधान का जो आधार है वो उसकी प्रस्तावना है, उसका काम हमारे मूल्यों की रक्षा करना है।
तो हमारा जो मूल्य है वो यही है। तो इसके खिलाफ ये जो चीज़ें चल रही हैं, खिलाफ भी बोल सकते हैं और बेखिलाफ़ भी बोल सकते हैं। बेखिलाफ़ इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी सामाजिक संस्थान का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी धर्मगुरु का कोई ऑब्जेक्शन। धर्मगुरु शब्द ये जब से आया मार्केट के अंदर, तब से ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पनपने लगी। जब से धर्मगुरु लोग अपना आइडिया देने लगे सलाहकार समिति को, उनको मेंबर बनाया गया, तब से ये सारी चीज़ें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पनप रही हैं। क्योंकि धर्मगुरु को कुछ लेना देना होता नहीं है, वो प्रवचन करने वाले लोग हैं, उनका सोसाइटी से कितना लेना देना है समझ सकते हैं। क्योंकि हर प्रवचन करने वाले के पास ब्लैक मनी होता है, कैश का पैसा होता है। ये एक मानव टेंडेंसी है कि 10 लोग हैं तो 10 में से कुछ न कुछ, ज़्यादातर या कम जो भी हो, ये कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट को हम टैक्स ना दें। फिर ऐसे लोग ऑटोमेटिक किसी भी चीज़ के सामने झुक जाएंगे। वो लड़ने की कुव्वत नहीं रखते, वो भिड़ नहीं सकते, वो गवर्नमेंटों के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, वो किसी भी सरकार के साथ झगड़ा नहीं कर सकते। ये एक नॉर्मल सी बात है, इस चीज़ को हम मतलब प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा को छेड़ करके ये जो लॉ बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं, इनका हमारे ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है। सबसे बड़ा असर जो इसका हमारे ऊपर आ रहा है वो है परिवार के अंदर कलह का उत्पन्न होना, और समाज को ये चीज़ अंत की ओर लेकर के जा रहा है। आज जो गांव के भाई हैं उनकी बात अलग है, गांव के लोग अपनी परंपरा को मानते हैं, पर महानगरों में जो 2 पीढ़ी से रह रहे हैं उनका ये है कि वो भी हिस्सेदार हैं, हम भी हिस्सेदार हैं, पापा हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। वो उनको जिस गली जाना है जाएंगे, हमको जिस गली आना है आएंगे, उनको जो ज़िंदगी में करना है करेंगे, हमको जो ज़िंदगी में करना है करेंगे। मतलब उनको कोई ऐसा दिमाग तो वो नहीं होता कि हम अगर इस घर में बड़े हैं, हम बेटे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं भाई हूँ, मेरी बहन है, तो कुछ गलत ना हो जाए इसलिए हमारी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ नहीं। गांव में आपने देखा होगा अगर किसी की बहन को छेड़ दिए तो गोली चल जाती है, हाथ पैर काट लेते हैं भाई लोग। यहाँ आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहन कहाँ जा रही है कोई लेना देना नहीं, उसी ट्रेन में भाई भी जा रहा है, बहन भी जा रही है, वो किसके साथ है भाई को कुछ मतलब नहीं है। उसी चौपाटी पे भाई भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, बहन भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही, भाई को भी लेना देना नहीं है कौन है, बहन को भी लेना देना नहीं है कि कौन है। ये स्थिति जन्म कहाँ से ले रही है? ये स्थिति जन्म ले रही है प्रॉपर्टी विवाद से। क्योंकि ऐसा पहले भाइयों में होता था कि एक भाई दूसरे भाई से जब प्रॉपर्टी के लिए विवाद करता था तो फिर दोनों की ऐसी स्थिति आ जाती थी कि किसी को किसी से लेना देना नहीं होता था। प्रॉपर्टी विवाद ही उनके दिमाग में इस स्थिति को जन्म देता था, और ये स्थिति आज समाज के अंदर आ रही है। और हम क्योंकि समाज के रहने वाले लोग हैं, समाज के अंदर रहते हैं, ये समाज ही हमारा वजूद है, समाज ही हमको वजूद देता है, समाज ही हमको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय छवि देता है। हम जो भी पहचाने जाते हैं अपने समाज की वजह से पहचाने जाते हैं। हम जहाँ भी जाएंगे और हमारी आइडेंटिटी जो लिखी रहेगी उसी आधार पे पहला जो माइंडसेट होगा वो सामने वाला हमारे लिए क्रिएट करेगा कि ये आदमी ऐसा होगा, इसकी सभ्यता ऐसी है, इसका कल्चर ऐसा है, ये ऐसा है तो ये ऐसा रहेगा। हम किसी कंट्री में नौकरी करने जाएं या बसने जाएं या बिज़नेस करने जाएं, कुछ भी करने जाएं, अपने देश के ही किसी दूसरे कोने में जाएं, तो इसी तरीके से हमको एक पहचान मिलती है या हमारे बारे में एक ऐसी पहचान बनाई जाती है। फिर बात की बात है कि हम क्या करते हैं, कैसा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोसाइटी अब इस बात पे सोचे, जनप्रतिनिधि अब इस बात पे सोचे कि महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाए। महिला जिस भी पति के साथ उसकी शादी होती है उसके पति के संपत्ति में उसका अधिकार हो सकता है कि कुछ लोगों का ऐसा नहीं है, कुछ समाज में नहीं है, तो उनके लिए अलग क्लॉज बनाए जाएं। इस तरीके से आप पूरे समाज को, एक ऐसा समाज जो नियम कानून को मानता है, जो कायदे से रहना चाहता है, उसको कायदे के नाम पर विवाद में नहीं डाला जा सकता। ये विवाद ही है। अगर एक स्त्री का अधिकार गुजारे भत्ते का होगा उसके पति में और उसके पिता की संपत्ति में उसका अधिकार होगा, तो इस तरीके से तो दोनों जगह से उसका राइट ख़त्म हो गया। मतलब जिस घर में गई जहाँ उसने संतानों को जन्म दिया, मतलब उन संतानों के ऊपर भी उसका अधिकार नहीं रह गया। अब उन संतानों के ऊपर वो गुजारे भत्ते के लिए 60 साल के बाद क्लेम कर सकती है या बुजुर्ग होने के बाद क्लेम कर सकती है। अपने पति से भी वो क्लेम ही कर सकती है, उस पर भी उसका अधिकार नहीं रह गया। पिता की संपत्ति पे उसका अधिकार है, इसलिए भाई भौजाई भतीजे इनसे भी प्रेम में खटास आ गया। तो फिर जीवन बचा कहाँ? क्या लोग टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं कि मतलब पूरा समाज आपस में विद्रोह करके जिए और वो सिर्फ एक नंबर बना रहे और टैक्स देता रहे और गवर्नमेंटों का काम चलता रहे और कुछ ताकतवर लोग सत्ता में बैठ करके उस पैसे से अपना इस्तेमाल करें और दूसरों को इसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते रहें या उनके नासमझी से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या समाज अपील गलत कर रहा है इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इस बात पर सर्वेक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं अब वो इस बात को समझें, और लोगों द्वारा भी ये समझना ज़रूरी है कि आप जनप्रतिनिधि के तौर पे उसी आदमी को
सदन के अंदर भेजिए जिसमें दम हो, जिसमें मादा हो, जो अपनी बात को रख सके, अपनी बात को पुरजोर तरीके से रख सके, किसी के चिल्लाने में, दबाने में, टाइम में ना आए। वो आपकी बात रखने गया है, टाइम रखने नहीं गया है। टाइम हो ना हो, टाइम निकालो। कानून में टाइम का प्रावधान है तो उसको बदलो। आपको भेजा है हमने अपनी बात रखने के लिए, तो हमारी बात वहाँ पहुँचनी चाहिए। आप ये एक्सक्यूज़ दे कि 1 मिनट टाइम था तो उसको बदलो। 10 मिनट करो, 1 साल करो, पूरे साल सदन चलेगा। पूरे साल का तनख्वाह मिलता है ना, पूरे साल का पैसा मिलता है ना, पूरे साल का खर्च मिलता है ना। किसी जनता ने आज तक विद्रोह किया गया कि पूरे साल सदन में चलाओ? पूरे साल चलाओ। हर आदमी बोले, हर आदमी को आधे आधे घंटे का टाइम दो। हर आदमी अपनी बात को रखे, अपने क्षेत्र की बात को रखे, जनता की समस्या को रखे। और इस बात को पूरे समाज को समझने की ज़रूरत है, जनप्रतिनिधियों को समझने की ज़रूरत है, शिक्षा शास्त्रियों को समझने की ज़रूरत है, शिक्षाविदों को समझने की ज़रूरत है, और जो भी बुद्धिजीवी है, पत्रकार हैं या बाकी के जो लोग हैं, कि इस चीज़ को समय रहते संभालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये समाज के ऊपर बहुत ही बुरा और निगेटिव इफेक्ट डालेगा।